हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा पहला लेक्चर है, पहला सेशन है आपके इस बैच में, जिसका नाम है यकीन नीट 5.0। ठीक है, समय कम है, सबको मालूम है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपको पहले से नहीं पता है। बस एक चीज जो मैं आपसे चाहता हूं, अभी आप आराम से पूरा इस सेशन को देखिएगा, इस लेक्चर को देखिएगा। इस लेक्चर के बाद आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि मुझे किस तरीके के चेंजेस करने हैं, वो आप मुझे बता दीजिएगा। और इसके अलावा आपसे जो नीट 2024 में गलतियां हुई हैं रिलेटेड टू बॉटनी, आपकी एनसीईआरटी रीडिंग नहीं हुई थी। हालांकि जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर बोल रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि उसमें एवरी सिंगल वर्ड ऑफ एनसीईआरटी इज इंक्लूडेड इटसेल्फ ओनली। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट का फ्लो होगा और एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा अंतर मिलने वाला है, बिल्कुल भी अंतर नहीं मिलने वाला है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से नहीं हुई तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई थी, आप मुझे जरूर बताइएगा। आपने बायोलॉजी को यूं ही हल्के में ले लिया था, बॉटनी को, है ना, बॉटनी जूलॉजी दोनों, लेकिन आप मुझे बॉटनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर बताइएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारा ये वीक रह गया था, वो वीक रह गया था। भाई जी, दूसरे सब्जेक्ट का मैं क्या ही बता पाऊंगा आपको, राइट। तो आप मुझे बॉटनी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रही थी, है ना, वो आप मुझे जरूर शेयर करिएगा। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने सिर्फ रिवीजन के लिए एक और बार पढ़ने के लिए बैच ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी ऐसा है जिसके 180 थे, 175 थे, है ना, तो वो दे आर फाइन इनफ, मोर देन गुड है वो। तो उनसे क्या ही कह सकते हैं अपन, है ना। एक दो सवाल हर सब्जेक्ट में गलत हो गए होंगे तो सिलेक्शन रुक गया होगा, क्योंकि कट ऑफ वो जो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका स्कोर 150 160 था बॉटनी में, है ना, या इससे भी कम था, वो जरूर बताएं। क्योंकि वो जमाना चला गया जब आप बायोलॉजी में 340 स्कोर करते थे तो वो एक अच्छा स्कोर कहा जाता था। आज की डेट में अगर आप 350 355 360 स्कोर नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके का कट ऑफ है, तो फिर वो 340 330 वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। वो आपको सिलेक्ट नहीं करा पाएगा, बस एक अच्छा ड्रॉपर आपको बना पाएगा। आप एक सिंसियर ड्रॉपर स्टूडेंट हो जाते हैं, और अगर आप नेक्स्ट ईयर पहले जैसे ही मेहनत करते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है भाई, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो हमेशा इस चैप्टर से आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऑलराइट, 3 से 4 क्वेश्चन का हिसाब किताब है। तो चैप्टर को तो आप वैसे भी नहीं छोड़ सकते, चैप्टर तो कोई सा भी नहीं छोड़ना है हमें, राइट। माइक्रोब से लेकर और इकोलॉजी जेनेटिक्स तक सारे चैप्टर हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज जो टॉपिक हमें कवर करने हैं, आज का जो हमारा टारगेट है, आज का जो हमारा गोल है, एक तो हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बात करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है। इंट्रोडक्शन के अलावा अपने को बात करनी है बेटा सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेल शेप एंड सेल साइज, सेल शेप एंड सेल साइज। और फिर हमें डिस्कस करना होगा एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। एक सेल का जो ओवरव्यू उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे होंगे। ऑलराइट बच्चों, चलिए आइए शुरू करते हैं सेल से। बचपन से हम पढ़ते आए हैं सेल ये सेल वो, आइए आज डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है, कि सेल क्या होता है। कोई भी चीज आप फ्रेम करते हैं, कोई भी चीज आप फॉर्म करते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। और वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कि उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो हो जाता है उस पर्टिकुलर यूनिट का स्ट्रक्चरल यूनिट। और जो फंक्शन के लिए जरूरी है वो हो जाएगा फंक्शनल यूनिट। ऑलराइट, अगर आप लिविंग बीइंग की बात करें, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो या तो सेल से बना होगा या सेल्स से बना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो वो सेल से बना होगा या वो नंबर ऑफ सेल यानी कि सेल्स से बना होगा। यानी या तो वो एक सेल का बना होगा, और या फिर इट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल, बहुत सारी सेल का बना होगा। सेल जो है आप जान रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है भाई।
फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट बेसिक यूनिट है बेसिकली। इसी को आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एनसीईआरटी कह रही है कि एनीथिंग लेस देन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट सेल इज नॉट लिविंग, एनीथिंग लेस देन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट सेल इज द नॉट लिविंग। एनसीईआरटी का पॉइंट है ये। एनसीईआरटी क्या लिखती है आपसे, जैसे मान लीजिए एसर्शन बना दिया जाए, इस तरीके से अगर हम लोग क्या करें, एसर्शन रीजन का सवाल कर लेते हैं यहीं पर सीधे सीधे। एक एसर्शन है हमारे पास और एसर्शन में क्या कहा जा रहा है कि एनीथिंग, एनीथिंग, या इसको स्टेटमेंट 1 बना लेते हैं। पहले दिन से आपको जो है ज्यादा दर्द ना जाए दिमाग में, तो इसको स्टेटमेंट 1 बना लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि एनीथिंग लेस देन, एनीथिंग लेस देन, एनीथिंग लेस देन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट सेल इज नॉट लिविंग, इज नॉट लिविंग, या ऐसे लिखा हुआ है कि डज नॉट इंश्योर, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक काम करिएगा बच्चों, जब भी आप लेक्चर को देखें, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर है, एनसीईआरटी लेकर बैठिए और जब मैं आपसे कहूं कि एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए या एरो बना के ऐसा लिख लीजिए या सर्किल कर लीजिए, तो वो आप जरूर करिएगा। हालांकि मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम बच्चों ने ऑलरेडी उस चीज को अपने तरीके से मार्क कर रखा होगा। ठीक है, तो आपको पहले से ही कहीं ना कहीं इस बात का आइडिया है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। बस मेरे कहने पे अगर आप उसे सर्किल कर लेंगे या स्टार कर लेंगे तो एक बार और आप अपनी जो नजरें उस पर इनायत कर पाएंगे। एनीथिंग लेस देन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट सेल इज नॉट लिविंग। स्टेटमेंट 2 बना लेते हैं, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है ना, इनडायरेक्टली, कि सेल इज द, सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। बिल्कुल ठीक बात है। और आप कह सकते हैं, आप बताइए, खुद बता सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं। यानी कि सेल ऑर्गेनल को अकेले आप एक लिविंग एंटिटी नहीं कह सकते हैं, एक लिविंग स्ट्रक्चर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं तो या तो वो एक अकेली सेल का बना होगा और या फिर ग्रुप ऑफ सेल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होगा। यानी घूम फिर के बात वही है कि जो बेसिक यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, या जो सबसे छोटी लिविंग यूनिट है वो सेल है। जो सबसे छोटी लिविंग यूनिट है वो है क्या, सेल। और यहां पर आपको एनसीईआरटी में एक क्या मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा जहां पे एक वर्ड है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मार्क कीजिएगा दोस्तों, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और बेटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब आप समझिए लाइफ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब आप समझिए लाइफ। यानी कि कोई भी चीज है जिसके सामने वो ये कह रहे हैं कि उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है मतलब क्या हुआ कहने का, कि वो लिविंग है, वो अलाइव है, जिंदा है, वो उसमें लाइफ है, जान है उसमें। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब आज के बाद आपके लिए क्या हो गया, लाइफ। जब भी कभी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब भी ये टर्म आएगा इंडिपेंडेंट लिविंग, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसका सीधा सा मतलब है लाइफ। तो एक अकेली जो सेल होती है उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, उसमें लाइफ होती है। और इसी बेसिस पर जब आप देखेंगे तो हमारे पास ना दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है भाई। अगर आप नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर बात करें, अगर आप नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर बात करें भाई, नंबर ऑफ सेल्स,
नंबर ऑफ सेल्स। तो जब भी आप नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे देखेंगे तो आपके पास क्या होता है, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है। एक है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक क्या हो जाएगा भाई, यूनिसेलुलर, और दूसरे क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर। एक क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब एक, है ना, और सेलुलर मतलब सेल का बना हुआ। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एक अकेली सेल के बने होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये सिंगल सेल के बने हुए हैं। खास बात क्या है, आप कहेंगे सिंगल सेल है इट्स ऑन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सिंगल सेल का क्या होता है, अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है मित्रों, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक सिंगल सेल का क्या है, खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यानी एक सिंगल सेल के अंदर क्या है, लाइफ है, वो अकेले एज अ ऑर्गेनिज्म बिहेव कर सकती है, उसमें वो कैपेसिटी है। और एक अकेली सेल वो सारे काम कर लेती है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एबल टू परफॉर्म, एबल टू परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ऑल द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ऑल द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और जब आप लाइफ के इसेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें जॉब जाना, नौकरी करना, कोचिंग ज्वाइन करना, है ना, ये सब जो है उसमें शामिल नहीं है। लाइफ के चलते रहने के लिए जो फंक्शन जरूरी हैं, लाइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इनटेक। अब चाहे वो खुद से अपना फूड बनाए, चाहे पड़ोसी से मांग लें, चाहे किसी को मार के खा लें, बहुत सारे तरीके हैं कि किसी का काम कर दो बदले में कुछ खाना मांग लो। ऐसा नहीं हो पा रहा है, मार के खा जाओ। दोनों जुगाड़ नहीं है तो क्या करो, कुछ मरा गला पड़ा है तो वो खा लो। यानी या तो आप क्या हो जाओ, पैरासाइट प्रेडेटर के जैसे बिहेव कर लो, या आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लो। और अगर दोनों ही नहीं हो पा रहे फिर तो आप क्या हो जाओ, सेप्रोट्रॉफिक हो जाओ। क्या हो जाओ, सेप्रोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। और जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं, जब भी आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्या करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये एक अलग से एक पॉइंट है लेकिन यहीं पर मैं समझा देता हूं, एंड दिस इज योर एसपी पॉइंट, कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता अपने को पड़ती क्यों है। वाई न्यूट्रिशन इज एसेंशियल, बताइए भाई। अच्छा, जब भी कभी मैं आपसे सवाल पूछूं, आप क्या करिए, एक रफ पेपर लेके बैठिए, रफ पेपर लेके आप बैठिए, और जब मैं पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन थ्रो करूं कि बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, तो आप अपने उस रफ पेपर में लिख लीजिए। और जब मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो फिर आप ये देखिए कि आपने जो आंसर लिखा था वो सही था क्या, या अगर गलत था तो आप कहां पे गलत हो गए थे। तो इससे क्या होगा ना, एक वो जो ये रहता है ना कि रिकॉर्डेड में लाइव वाला फील नहीं है, आ जाएगा भाई। फील तो यार हमें लेना है ना, फील तो हमें लेना है। अगर हम फील नहीं ले पा रहे तो हमारी गलती है। तो जो भी हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी में हमें फील लेना होता है। तो मैं जैसे मैंने आपसे पूछा कि वाई न्यूट्रिशन इज इसेंशियल, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपका जो भी आंसर आप लिख लीजिए। अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप देखिएगा आप सही थे कि गलत थे, सही थे तो कितना सही थे, गलत थे तो कितना गलत थे, राइट। तो जब भी कभी ये बात की जाती है न्यूट्रिशन की कि वाई न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों है मित्रों, तो मैक्सिमम लोगों का जो आंसर होता है, मैक्सिमम लोगों का आंसर वो कहते हैं सर एनर्जी, एटीपी। बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ एनर्जी के लिए होती, समझो आप, अगर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ एनर्जी के लिए होती तो ऐसे बहुत सारे रास्ते अभी तक नेचर ने इवॉल्व कर लिए होते कि आप डायरेक्ट एटीपी खा रहे होते। एटीपी मतलब उसके लिए आपको क्या है, फूड इनटेक की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सेल में क्या है, प्रोटोप्लाज्म भी तो है, सेलुलर मास भी तो है, तभी तो वो सेल बड़ा होगा और फिर आगे चल के डिवाइड करेगा, तभी तो फिर आप नंबर ऑफ सेल देखेंगे इंक्रीज होगा। तो एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए भी ये जरूरी है।
तो न्यूट्रिशन हमें दो काम के लिए जरूरी है। एक तो हमें इससे एनर्जी मिलती है, कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, और साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, ये एनर्जी भाई, एनर्जी और प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, इसलिए न्यूट्रिशन जरूरी है। लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, अच्छा रिप्रोडक्शन। आपका जीवन में कुछ भी गोल हो सकता है, आपको डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, कॉन्ट्रैक्टर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, टीचर बनना है, यूट्यूबर बनना है, कुछ भी बनना है। लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए, बायोलॉजिकली अगर देखा जाए, तो आप एक महान काम के लिए इस दुनिया में आए हो। आप एक महान काम के लिए इस दुनिया में आए हो, और वो जो महान काम है वो है रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच के देखो, आज पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी होमोसेपियंस हैं, अगर वो एक साथ, है ना, कसम खा लें कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और सच का या वो कह दे कि हम कसम खाते हैं कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर वो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग, हम आप सब पूरी दुनिया के लोग, है ना, अगर हम सब मिलके ये निर्णय ले लें कि अब हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है, तो आने वाले 50 सालों में, या बहुत आप मान लीजिए 100 सालों में, हमारी जो स्पीसी है वो एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना। तो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए, आपका जो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रांग बना रहे, आपकी जो स्पीसीज है वो कॉन्टिन्यू बनी रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। यानी दो बहुत जरूरी बातें हैं, एक तो न्यूट्रिशन, खाया पिया पचाया, और दूसरा रिप्रोडक्शन, हम दो हमारे दो, ठीक है। वो तो मतलब बाकी अपना अपना हिसाब किताब है। कोई स्पीसीज ऐसी है जो बहुत सारे लेकिन छोटे छोटे बच्चे पैदा करते हैं, कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जो नंबर में कम लेकिन बड़े साइज के प्रोजनी रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अलग बात है, अपन डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा हमारा। तो ये सारे इसेंशियल फंक्शन है लाइफ के जो एक अकेली सेल कर सकती है। जिंदा रहने के लिए जो सारे जरूरी काम आप जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हो आप करते हो, किसी ना किसी तरीके से एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया भी वो काम कर लेता है। एक जो आप कह सकते हैं पैरामीशियम है, एक जो अमीबा है, वो भी वो काम कर लेता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है। जैसे घर में आप अकेले हो, अब घर का सारा काम आपको ही करना है, झाड़ू पोछा बर्तन भी आपको ही लगाना है, पैसे की व्यवस्था भी आप ही को करनी है। अब तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें इजी हो गई हैं। आज से 10 साल पहले का सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने भी आप ही को जाना है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ाएगा, कोई ना कोई काम इफिशियंटली नहीं हो पाएगा। लेकिन घर में 5 लोग हैं, एक को आपने जिम्मेदारी दे दी कि आपका काम है झाड़ू पोछा बर्तन, एक को आपने जिम्मेदारी दे दी कि आप खाना बनाएंगे, एक को आपने जिम्मेदारी दे दी कि आप पैसे कमा के लाएंगे, एक को आपने जिम्मेदारी दे दी कि आप घर का जो सोशल स्टेटस है वो मेंटेन करेंगे। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सारा काम इफिशियंटली होता रहेगा। मतलब क्या है कि जब 5 लोग थे तो आपने क्या किया, उनका काम बांट दिया, डिवीजन ऑफ लेबर। तो उससे क्या हो गया, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई। यूनिसेलुलर में क्या है, एक ही सेल को पूरा काम करना पड़ता है। यूनिसेलुलर में अगर आप देखें किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, ईस्ट भी है, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और ईस्ट, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करें तो आप कहेंगे दीज आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, दीज आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। क्या फायदा है भाई, यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा है भाई। और चूंकि काम का बंटवारा है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। इफिशियंसी क्या हो जाएगी मित्रों, इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अपने अपने फायदे या नुकसान हो गए। लेकिन एक चीज तय है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी है। आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा होता कि जिंदा रहने के लिए मिनिमम 4 सेल की रिक्वायरमेंट होती, मान लेते हैं ऐसा 1 मिनट के लिए कि जिंदा रहने के लिए मिनिमम 4 सेल्स आर रिक्वायर्ड, तो क्या कभी हमारे चैप्टर का नाम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो सकता था? क्या हम कभी यह कह पाते कि सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? नहीं कह पाते। फिर हम क्या कह रहे होते, ग्रुप ऑफ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, या ऐसे कहते कि टिश्यू इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, या टिश्यू इज द यूनिट ऑफ लाइफ।
लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। आप जानते हैं आपके सराउंडिंग में हर तरीके के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। भाई कोई बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, अमीबा है, कोई प्रोटिस्ट है, तो ये सब यूनिसेलुलर ही तो हैं। यानी एक अकेली सेल, उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लाइफ है, और वो जो एक अकेली सेल है वो जिंदा रहने के लिए सारे जो जरूरी काम है उनको कर पाती है, राइट। सेल में जब और आगे चीजें बढ़ी, ठीक है, तो अपन अभी बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। तो पहला साइंटिस्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, अगर आप रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो सेल देखी थी वो एक डेड सेल थी। ही वेरी फर्स्ट टाइम सॉ डेड सेल। क्या देखा था इन्होंने? डेड सेल देखा था। भाई अगर डेड सेल देखा था तो आप मुझे बताइए, अगर डेड सेल देखा था तो वहां पर प्रोटोप्लास्ट या आप कह लीजिए कि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? आप बताओ। अगर एक डेड सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा क्या? बताइए, नहीं होगा। तो डेड सेल देखी थी यानी कि वहां पर प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट भी आप यहां पे कह सकते हो एब्सेंट था। यानी कि बेसिकली उन्होंने क्या देखा था? केवल और केवल आउटर बाउंड्री देखी थी। केवल और केवल क्या देखी थी? आउटर बाउंड्री। और प्लांट सेल में जो आउटर बाउंड्री है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में जो आउटर बाउंड्री है वो क्या होती है बेटा? सेल वॉल होती है। रॉबर्ट हुक जो है बेटा, ये वही रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने फिजिक्स में आपका हुक्स लॉ दिया हुआ है। हुक्स लॉ पहले कम लोग पढ़ते थे और जितना पढ़ते थे पूरा पढ़ते थे। पहले जो है कम लोग पढ़ते थे लेकिन जितना पढ़ते थे पूरा पढ़ते थे, सब पढ़ डालते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सब पढ़ते थे भाई, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सही मायने में साइंटिस्ट था भी नहीं, ये कपड़े का व्यापारी था, है ना, वो कपड़े का व्यापारी था। और मेनली इसका जो बेस था वो स्कॉटलैंड था। अभी आप गूगल करेंगे तो वो ब्रिटेन बताएगा कि ब्रिटेन का रहने वाला था रॉबर्ट हुक। मेनली वो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे? वैसे लगा कि आप अपने लोग हैं, बता देता हूं, है ना, नहीं तो सब बातें कहां बताई जाती हैं किसी को। सही है। तो वो जो रॉबर्ट हुक है उसने क्या किया, एक दिन कॉमर्शियल कॉर्क ली। कॉर्क समझते हैं? कॉर्क की बॉल आती है, बॉटल कैप आती है, आजकल जो शूज या स्लीपर्स वगैरह होते हैं उसका जो बेस है वो भी बना होता है। तो जो कॉमर्शियल कॉर्क है, ठीक है, कॉर्कस सुबर नामक के प्लांट से वो मिलता है। अपने को वहां पे नहीं जाना, अपने को बस ये समझना है कि कॉर्क सेल के इसने क्या किए, पतले पतले ऐसे स्लाइस बनाए। और फिर जब इसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा, देख रहे हो भाई कितना होशियार था, माइक्रोस्कोप भी भाई ने खुद ही बनाया था। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा तो इसे कुछ एक क्या दिखाई दिए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिए। क्या दिखाई दिया बेटा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं, आप कह सकते हैं कि ये मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इसको दिखाई दिए थे, क्योंकि सिर्फ जो आउटर बाउंड्री है वो दिखाई दी थी, प्रोटोप्लाज्म नहीं था। और रॉबर्ट हुक ने सेल को नाम दिया था सेलुला। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को क्या नाम दिया था? सेलुला नाम दिया था। ये सारी बात उन्होंने अपने किताब में लिखा भी है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पे अब सवाल नहीं पूछा जाता है ना, मैं नहीं लिखा रहा उसका नाम आपको, आप में से किसी बच्चे ने पढ़ रखा इसलिए मैंने खाली बोल दिया। तो माइक्रोग्राफिया वाली किताब में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने इनका जिक्र नहीं किया। एनसीईआरटी कह रही कि क्या गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना है, मरी हुई सेल की क्या बात करनी है, आओ लिविंग सेल की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक था, नाम बताइए भाई, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, he first saw and described living cell, first saw and described living cell, पहली बार लिविंग सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था किसने? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। यहीं से सवाल पूछते हैं वो। अगर आप नीट का पैटर्न देखें
तो नीट जब यहां पर सवाल बनाएगा तो कहेगा हु फर्स्ट सा या हु फर्स्ट डिस्क्राइब अ सेल, और वो आपको रॉबर्ट हुक ऑप्शन में भी नहीं देगा। ये भी देखिएगा आप, बिना रॉबर्ट हुक के ऑप्शन बनाएगा। मेजरली वो जो ऑप्शन बना सकता है स्लाइडेन, स्वान, एंटोन वॉन लीवेनहॉक और रुडोल्फ विर्चो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक को पहला आदमी था जिसने पहली बार लिविंग सेल को देखा। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जानकारी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं इसने पहली बार बैक्टीरिया देखा था, कुछ लोग कहते हैं कि इसने जो है कुछ प्रोटिस्ट देखे थे, इसने कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे थे। दोस्तों बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसने रेन वाटर में देखा था लिविंग सेल। कोई लोग कह देता है कि इसको जो है इन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा था। भाई नजरिए नजरिए की बात है। बारिश हुई तालाब भर गया है, बारिश हुई तो तालाब भर गया। अभी अपना तालाब में कहीं कुछ देखा होगा, इन्हें आइडिया लगा होगा कि यहां मिल सकते हैं, गए तो इन्हें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले, वही उन्होंने क्या कह दिया? लिविंग सेल कह दिया। बाद में और डिस्कवरीज हुई, तो फिर आप देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस के बारे में 1831, ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे जब न्यूक्लियस को इन डिटेल पढ़ रहे होंगे। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी एडवांस होती गई, जैसे जैसे बढ़िया बढ़िया माइक्रोस्कोप डेवलप होते गए, मैग्निफिकेशन पावर बढ़ती गई, तो वैसे वैसे जो सेलुलर स्टडीज हैं किसी भी प्रकार की, चाहे उस सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड हो या उसके किसी प्रोसेस से रिलेटेड हो, वो और भी बढ़िया होता गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आता गया, बढ़िया बढ़िया माइक्रोस्कोप डेवलप होते गए, वैसे वैसे क्या होता गया? जो सेल की स्टडीज हैं वो और बढ़िया होती गई। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई कुछ अर्ली जो इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। ये स्टार्टिंग में जो एनसीईआरटी ने आपको पढ़ाया है, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म बताए हैं, सेल के बारे में कुछ महिमा मंडन किया है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, तो आपके पास दो नाम है भाइयों, एक है मैथियस स्लाइडेन और दूसरा है थियोडोर स्वान। ठीक है ना, एक क्या है? मैथियस स्लाइडेन और दूसरा है थियोडोर स्वान। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। मैथियस स्लाइडेन, कुछ लोग इसको स्क्लेडन भी पढ़ेंगे, एंड थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान। अगर अपन बात करें मैथियस स्लाइडेन की, मैथियस स्लाइडेन, कुछ लोग सील्डेन भी बोलेंगे, ठीक है ना, अपने को क्या भाई वहां जाके बोलना थोड़ी है, लिख के आएगा, आंसर टिक करना है, टेंशन ही नहीं कोई। तो जो स्लाइडेन साहब हैं वो जर्मनी के रहने वाले थे और बॉटनिस्ट थे। मैथियस स्लाइडेन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। हैं जी भाई, जर्मनी के रहने वाले थे और बॉटनिस्ट थे। ये बढ़िया बात हो गई, जर्मनी के रहने वाले थे, बॉटनिस्ट थे। मैथियस स्लाइडेन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। आफ्टर एग्जीबिशन ऑफ, आफ्टर सीइंग सो मेनी प्लांट सेल इन 1838 ही स्टेटेड दैट। क्या बोला उससे पहले ये जानना भी अहम है। इन्होंने बेटा नंबर ऑफ प्लांट सेल को देखा, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट सेल्स। बॉटनिस्ट थे, ठीक है ना, तो प्लांट सेल के बारे में खूब ज्यादा पढ़ा इन्होंने। ठीक है, आप कहोगे सर बॉटनिस्ट थे तो सिंपल सी बात है प्लांट सेल पढ़ा होगा। अभी दिक्कत आएगी, समझिएगा। मैथियस स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, बहुत सारी प्लांट सेल को पढ़ा इन्होंने, और उसके बाद एक बढ़िया बात बताई अपने को। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स which form tissue of plant. Plants are made up of different kind of cells which form tissue of plant. क्या कहा? प्लांट जो होता है वो डिफरेंट टाइप के, अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बनता है, जो क्या करते हैं प्लांट में टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा था कि टिश्यू का फॉर्मेशन सेम टाइप के सेल करते हैं।
यहां पे थोड़ा सा सही से इंटरप्रिटेट करना जरूरी है, क्योंकि जितना एनसीईआरटी ने लिखा है स्वान के बारे में, स्लाइडन के बारे में, स्लाइडन का जो स्टेटमेंट है, पढ़िए एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ प्लांट। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल और टिश्यू ऑफ प्लांट, इसको ठीक से समझना जरूरी है। देखिए मैं समझा देता हूं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये मान लीजिए यहां पर ऐसे एक टाइप के सेल हो गए, ठीक है ना, ये एक टाइप के सेल हो गए, ऐसे समझ लेते हैं। ये बेटा जी दूसरे टाइप के सेल हो गए, ये कुछ तीसरे टाइप के सेल हो गए, ठीक है, ये कुछ आपके टाइप के सेल हो गए, आपका मतलब बढ़िया टाइप के सेल हो गए, ये कुछ हमारे टाइप के सेल हो गए, मतलब बहुत बढ़िया टाइप के सेल हो गए। तो अब ये क्या है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये जो एक टाइप का सेल है इसने क्या किया, अपने टाइप का टिश्यू बना लिया। ये जो पूरे एक टाइप के सेल इन्होंने अपने टाइप का टिश्यू बना लिया। ये जो पूरे एक टाइप के सेल इन्होंने अपने टाइप का टिश्यू बना लिया। ये जो है इन्होंने अपने टाइप का टिश्यू बना लिया, और इन्होंने बेटा अपने टाइप का टिश्यू बना लिया। क्या कह रहा था स्लाइडन, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट। ये आपस में क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल हैं। अब एक टाइप के सेल का ग्रुप है, एक टाइप का टिश्यू बनाएगा, दूसरी टाइप के सेल का ग्रुप है, दूसरे टाइप का टिश्यू बनाएगा, राइट। तो ये है इसका सही इंटरप्रिटेशन, और ये है स्लाइडन का स्टेटमेंट कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यूज ऑफ प्लांट। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं सेल थ्योरी में, उनका नाम है थियोडोर स्वान, ठीक है, एंड ही वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है भाई, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। देखो स्पेलिंग अलग है, लेकिन स्वान का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, हंस। प्रोनाउंसिएशन तो स्वान ही करते हैं, है ना। इंग्लिश में स्वान का मतलब होता है हंस, और संस्कृत में स्वान का मतलब होता है कुत्ता। तो चाहे हंस की स्टडी हो चाहे कुत्ता की स्टडी हो, अपन जूलॉजी में करते हैं, बात खत्म। कहने को तो अपन ऐसे भी समझ सकते थे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में बहुत सालों तक शासन किया है, तो हम उन्हें कुत्ते की नजर से देखते हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं कभी भी जाति, धर्म, भाषा, रंग, रूप, भेद के अनुसार किसी पर कोई भी टिप्पणी नहीं करता हूं, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं। तो अपन ऐसी बातें नहीं करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सालों तक हमारे देश के लोगों को गुलाम बना के रखा, हमारा जो यहाँ का बहुत सारा व्यापार था, बिजनेस था, उसको ब्रिटेन लेके चले गए, हमारी बहुत सारी कीमती चीजें लेकर चले गए, वो कुत्ते जैसे लोग थे। ऐसी कोई भी बात मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा, है ना। मैं आसान है ना समझना, बिल्कुल आसान है भाई, है ना, बिल्कुल आसान है। ऐसे समझो ये भाई क्या था, बॉटनिस्ट था, तो दूसरा वाला जूलॉजिस्ट हो गया। हाँ सिंपल है भाई, पछड़े में पड़ने ही क्यों, ऐसी कोई बात बोलनी ही क्यों, तुम बताओ ना, तुम समझदार हो, ऐसी फालतू की बात क्यों करनी है अपने को, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। खास बात क्या है, ही स्टडीड प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। उन्होंने एनिमल सेल भी पढ़ा था और प्लांट सेल भी पढ़ा था, ये खास बात है। इसीलिए वहां पर मैंने क्या किया था, केवल और केवल प्लांट सेल लिखा था, मतलब या मेंशन किया था। आप कहोगे सर एनसीईआरटी ने तो एनिमल सेल लिखा है। नहीं भाई, एनसीईआरटी ने लिखा है कि जब उन्होंने एनिमल सेल पढ़ा तब क्या कहा, जब उन्होंने प्लांट सेल पढ़ा तब क्या कहा, ठीक है। तो उन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों टाइप के सेल की स्टडी की थी। एनिमल सेल को पढ़ने के बाद, ठीक है ना, एनिमल सेल को पढ़ने के बाद बेटा अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया, तीन बातें बताई। मेनली सबसे पहला जो पॉइंट है एनिमल सेल का, एक दो तीन बातें जो बताई, सारे पॉइंट तो एनसीईआरटी ने भी नहीं मेंशन किए, नहीं तो जो सेल थ्योरी है, सेल डॉक्ट्रिन के नाम से जब आप पढ़ते हैं कितने सारे पॉइंट मिलते हैं। अब देखिएगा किस किस तरीके से सवाल फ्रेम हो सकते हैं विद इन द एनसीईआरटी। पहला पॉइंट समझिए, वो कह रहा था कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल दे हैड थिन आउटर लेयर, दे हैड थिन आउटर लेयर, और वो जो थिन आउटर लेयर है आज हम लोग उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बोलो भाई क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी सी बात। एनिमल सेल हैड थिन आउटर लेयर, टुडे इट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
यानी एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर बाउंड्री है, वो क्या है? एक आउटर लेयर है। और वो जो थिन पतली सी आउटर लेयर, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एनिमल सेल की स्टडी पर बेस्ड होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट मैं यहां पर लिखने वाला हूं, दूसरा स्टेटमेंट इनका, कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ओ हो, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। अरे अगर इसने प्लांट सेल नहीं पढ़ा होता तो कैसे प्लांट की बातें कर रहा होता ये? तो इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है? स्टडीड एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। ठीक है भाई, एनिमल सेल की स्टडी करी, क्या बताया कि एनिमल सेल में बेसिकली वो जो डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसके बारे में उसने बहुत इंफेसिस रखा कि एनिमल सेल में एक पतली सी लेयर होती है जिसे अब हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। आप उसका इंटेंशन समझिए, एनसीईआरटी रटिए मत। अगर आप अच्छे सवाल करना चाहते हैं, ऐसे सवाल जो एनसीईआरटी के सिलेबस के हैं लेकिन पहले आपने कभी नहीं देखे, और फिर भी आप उस एग्जाम में मचाना चाहते हैं, उस सवाल को सही करना चाहते हैं, तो इंटेंशन समझिए। आप खुद सोचिए कि अगर वो इन्हीं दो बातों पर आपका ध्यान ले जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि बेसिकली वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है प्लांट सेल और एनिमल सेल को, कि जो प्लांट सेल है इसका यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल, सेल वॉल का पाया जाना। हालांकि जब इन्होंने अपनी बात की थी तब टू किंगडम क्लासिफिकेशन फैशन में था, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट, जिसके पास सेल वॉल नहीं हो एनिमल। आज की डेट में इतना कोई यूनिक बात ये है भी नहीं। अगर आप विटेकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलें, अगर आप आर एच विटेकर की बात को माने, तो इतना यूनिक कहां है ये? अरे भाई, अगर आप देखें तो मोनेरा में सेल वॉल पाई जाती, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, ठीक है ना। अगर आप देखें तो प्रोटिस्टा में भी दो बड़े क्लास, जिसमें से कि आपका क्राइसोफाइट और पायरोफाइट्स यानी कि डायनोफ्लैजलेट, वहां पर सेल वॉल पाया जा रहा है। फंजाई में सेल वॉल पाया जा रहा है, और प्लांटी में भी सेल वॉल पाया जा रहा है। तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि स्वान का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आज की डेट में बहुत बढ़िया से सही नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय स्वान इज नॉट होल्ड गुड टुडे या नाउ डेज? स्वान का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आज पूरी तरीके से सही नहीं? यही कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये जब की बात रही होगी, तब की बात रही होगी। आज हम जानते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, 4 किंगडम है जिनके पास सेल वॉल है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो उसने बताई, जिसे यह भी कहा जाता है, जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कहा जाता है कि वो जो है सेल थ्योरी का हाइपोथेसिस है, स्वान की परिकल्पना, स्वान का हाइपोथेसिस कह सकते हैं आप, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells and product of the cells, cells and product of the cell। और बेटा जब भी कभी ये आ जाए ना प्रोडक्ट ऑफ द सेल, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द सेल का मतलब है टिश्यू। सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू बनाता है भाई, टिश्यू। सेल का भाई, सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत सारे सेल बनेंगे, और फिर उनका जो ग्रुप है, उसे अपन क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, राइट। यहां पर अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, कुछ लोग कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है ना, कि सेल है, सेल जो भी कुछ सिक्रीट करेगी, रिलीज करेगी। मान लीजिए यहां पर एक डॉग है, आपने उसको एक रूम में बंद कर दिया, और वो जो डॉग है फिर यहीं पर वो क्या कर रहा है? यूरिनेट कर रहा है, एक्सक्रीट आउट कर रहा है। जब आप मॉर्निंग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर डॉग एक्सक्रीटा पड़ा हुआ है, डॉग यूरिन पड़ा हुआ है। इसका मतलब इस कमरे में क्या है? डॉग और डॉग का प्रोडक्ट। बकवास बात है ये, बकवास बात है। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द सेल का मतलब क्या है? सेल मिलकर क्या बना रहा है? और सेल मिलकर टिश्यू बना रहा है मित्रों। तो बॉडी जो है प्लांट और एनिमल की, शरीर जो है प्लांट और एनिमल का, वो सेल्स और उनके प्रोडक्ट यानी कि टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। और कोई नई बात नहीं है ये, इनके 1 साल पहले 1838 में ही बता चुका था भाई अपना, कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट। उसी स्टेटमेंट को
स्वान ने सोचा थोड़ा सा कुछ नया कर देते हैं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, लोगों को लगा एज सच इसी की बात को चेप दिया हमने। तो स्वान ने क्या कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि इसने दोनों की बात की थी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, और प्रोडक्ट ऑफ द सेल का मतलब क्या हो जाएगा, टिश्यू। मार्क कर लीजिए, जहां पर अगर आप नोट्स में तो मैंने लिखा ही हुआ है, एनसीईआरटी में तुरंत मार्क करिए, अंडरलाइन करिए, और प्रोडक्ट ऑफ द सेल की जगह लिखिए टिश्यू। और ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट यहां पर मैंने लिखा है, इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है स्वान हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी। इस एक स्टेटमेंट को मान लिया जाता है हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी, हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी का जो हाइपोथेसिस है किसने दिया, तो फिर आप कहेंगे कि थियोडोर स्वान ने दिया, थियोडोर स्वान। तो ये कंट्रीब्यूशन है स्लाइडेन और स्वान का। स्लाइडेन जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, बॉटनिस्ट थे, बहुत सारे प्लांट सेल को पढ़ने के बाद 1838 में उन्होंने बताया कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यूज ऑफ प्लांट। ये हो गया कंट्रीब्यूशन किसका, स्लाइडेन का। स्वान क्या कह रहे थे, स्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ने के बाद स्लाइडेन से ठीक एक साल बाद 1839 में उन्होंने कहा, 1839 में उन्होंने कहा कि एनिमल सेल हैड अ थिन आउटर लेयर, और वो जो थिन आउटर लेयर है अब हम उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। स्वान ने बिल्कुल सही कहा था अपने टाइम पे, आज इतना कुछ यूनिक है भी नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। प्रोडक्ट ऑफ द सेल का मतलब हो जाएगा टिश्यू, और ये जो स्टेटमेंट है इसे कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय स्वान। इनका जो डिमेरिट था, इनकी जो सबसे बड़ी कमी थी, चाहे आप स्लाइडेन की बात करें चाहे स्वान की बात करें, इसलिए मैं एकदम बीच में लिख रहा हूं, नहीं तो आप किसी एक के नीचे ना लिखें उसे। डिमेरिट, दे अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स आर अराइजेज, हाउ द न्यू सेल्स आर अराइजेज, हाउ द न्यू सेल्स आर अराइजेज। लोगों ने कहा कि अंकल आप इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं, सेल, टिश्यू, आउटर लेयर, सेल वॉल, ब्ला ब्लू ब्ला, अंकल ये बताइए कि नए नए सेल बन कैसे जाते हैं, एक सेल से दूसरा सेल कैसे बन जाता है, इतने सारे सेल हम कैसे देख पाते हैं। और ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इस बात का ना तो स्लाइडेन के पास कोई आंसर था और ना ही स्वान के पास कोई आंसर था। स्लाइडेन और स्वान इस बात को बताने में असमर्थ रहे, स्लाइडेन और स्वान इस बात को नहीं बता पाए। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, डिमेरिट था, कमी थी, इनका टोटल फेल्योर था कि वो ओरिजिन ऑफ सेल, नए नए सेल कैसे बनते हैं, दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स आर अराइजेज। इसके बारे में इन दोनों भाइयों को कोई आइडिया नहीं था। तो जब ये सवाल उठा तो इसका आंसर दिया हमारी कहानी के अगले हीरो ने, जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चू। हमारी कहानी का बेटा अगला हीरो रुडोल्फ विर्चो या रुडोल्फ वर्चू, जो भी आप बोलते हैं। 1855 का वो साल जब रुडोल्फ वर्चू ने किया कमाल, समझ रहे हो मेरे लाल। रशियन पैथोलॉजिस्ट थे ये, नहीं बता पाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी वाले भी रसिया तक नहीं पहुंच पाए हैं, अपन लोग पहुंच गए हैं, ठीक है ना। रशियन पैथोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजी में काम करते करते उनको एक आइडिया चमका और वो अपनी पैथोलॉजी से बाहर निकले और जोर जोर से चिल्लाने लगे। बताइए आपको ही मालूम है क्या चिल्ला रहे थे वो कह रहे थे उमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कह रहे थे, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आइए ट्रांसलेशन कर लेते हैं इस स्टेटमेंट का। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, all cells are arises from, all cells are arises from pre-existing cell, all cells are arises from pre-existing cell। हालांकि एक्सप्लेन ये भी नहीं कर पाए थे, लेकिन आप याद रखिए, आप समझ लीजिए, यही वो लाइन है जो बेसिस है हमारे अगले चैप्टर का, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या होता है भाई, एक सेल है, ये बराबर साइज के बना लेना मित्रों, है ना। तो क्या हो जाएगा कि एक सेल है और उस सेल में जब डिवीजन होता है तो फिर उस एक सेल से ऐसे दो सेल बन जाते हैं। तो ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जो है
ये रुडोल्फ वर्चू ने हमें बताया कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल जो है, पहले से जो सेल है उसके डिवीजन से बनती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कह दिया जाता है सेल लीनिएज कॉन्सेप्ट। सेल लीनिएज कॉन्सेप्ट। रुडोल्फ वर्चू का जो कंट्रीब्यूशन है, इसको अगर आपको एक लाइन देनी हो, एक नाम देना हो, तो इसके कंट्रीब्यूशन को आप सेल लीनिएज कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। उस सेल की रिप्रोडक्शन से, उसकी कॉन्टिन्यूटी से, लीनिएज जो टर्म है समहाउ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होगा तभी एक जीव से दूसरा जीव, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, या फिर एक सेल से दूसरा सेल बनेगा। ऑलराइट, तो ये है सेल लीनिएज कॉन्सेप्ट। तो रुडोल्फ वर्चू जो हैं, रुडोल्फ वर्चू, उन्होंने बताया हमें, क्या कहा, वो कह रहे थे ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बहुत पॉपुलर है ये, एनसीईआरटी वालों को, एनटीए वालों को जब कुछ नहीं मिलता कहते हैं आओ बच्चों को बोनस मार्क देखते हैं और ये पूछ लेते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था। आप देखेंगे हर 5 साल में एक बार जरूर पूछा जाता है, कभी कभी लगातार पूछ लिया जाता है। ये इतना पॉपुलर सवाल है कि अभी ये साइंस का सवाल बचे ही नहीं है, मतलब ये बायो का सवाल नहीं बचा, ये जनरल साइंस का सवाल हो गया है। वो एसएससी बैंक, रेलवे की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनसे भी पूछ लिया जाता है, किसने कहा था ओमनिस सेलुला इस ई सेलुला। रुडोल्फ वर्चू। कब कहा था? 1855। एनसीईआरटी में ईयर दिया है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन की बात करें, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पे सेल थ्योरी जो है वो वैलिडेट नहीं करती है, वैलिड नहीं होती है, तो अगर आप बात करें एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी की, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वैसे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आप याद रखिएगा वायरस, वायरस याद रखेंगे आप। जिस तरीके से अभी सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन फ्रेम हो रहे हैं, आप सिर्फ वायरस याद रखिए, ठीक है। तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, इस मॉडिफिकेशन के बाद, ये जो मॉडिफिकेशन किया, जिस बात का कि आंसर नहीं दे पाए थे स्लाइडेन और स्वान, वो आंसर दिया रुडोल्फ वर्चू ने। तो फिर अब सीन में आ जाएगी मॉडर्न सेल थ्योरी। एनसीईआरटी ने ये टर्म नहीं यूज किया है कि मॉडर्न सेल थ्योरी। एनसीईआरटी कहती है कि आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑन द हाइपोथेसिस गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, सेल थ्योरी नाउ अडेज। आप एनसीईआरटी पढ़िए, लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी पढ़ा करो उसको। उसमें लिखा है कि आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी या हाइपोथेसिस गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, सेल थ्योरी नाउ अडेज। यानी आजकल जो हम सेल थ्योरी को पढ़ते हैं, आजकल का जमाना मॉडर्न एरा है भाई, यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट एनसीईआरटी ने आपको पढ़ाए हैं, याद रखिएगा, कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। और देयर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? टिश्यू। आप देखिएगा, जब उन्होंने अकेले स्वान को पढ़ाया है तो लिखा हुआ है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। और जब दोबारा उन्होंने लिखा है सेल थ्योरी नाउअडेज, तो उन्होंने लिखा है कि ऑर्गेनिजम्स या प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। याद रखिएगा, एनसीईआरटी है भाई, हालांकि उससे समझने में, अंडरस्टैंडिंग में कोई अंतर नहीं आता। और दूसरा, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये 2 बातें इंक्लूड की एनसीईआरटी ने मॉडर्न सेल थ्योरी में। तो अगर आपसे जैसा भी जो सवाल पूछा जाए वो आपको कर देना है। यहीं पर एक पॉइंट और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, कि सेल थ्योरी से रिलेटेड जो सवाल आते हैं उसका क्या आंसर करना है। जैसे आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए, जैसे अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी किसने दिया था, हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी अगर यह पूछ लिया जाए, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा स्वान। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किसने किया था, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, तब आपका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ वर्चू। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी
तो बेटा मॉडर्न सेल थ्योरी में तीनों नाम आएंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो स्लाइडन और स्वान का कंट्रीब्यूशन था अल्टीमेटली। तो भाई जी स्लाइडन का भी नाम आएगा, स्वान का भी नाम आएगा और रोडोल्फ वर्चू का भी नाम आएगा। और फिर भी अगर कभी इन तीनों में से एक को चुनना हो, जिस दिन आपके पास ये संकट आ जाए, भाई देखो सही आंसर यही है, क्योंकि मॉडर्न सेल थ्योरी में स्लाइडन और स्वान का भी कंट्रीब्यूशन है। उसको अपडेट करने में, उसको और अच्छा बनाने में, उसको और एक्यूरेट बनाने में कंट्रीब्यूट किया रोडोल्फ वर्चू ने। तो तीनों का नाम आना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा सिंगल चॉइस है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट नहीं दिया, मान लीजिए ऐसा पूछ लिया जाए कि हु गेव द मॉडर्न सेल थ्योरी, और एक ऑप्शन है स्लाइडन, दूसरा स्वान, तीसरा वर्चू और चौथा लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउन, तो फिर आंसर कर लेना वर्चू। अदरवाइज ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आएंगे, स्लाइडन स्वान वर्चू, स्लाइडन स्वान रॉबर्ट हुक, वर्चू रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक, लिवन हॉक रॉबर्ट हुक स्लाइडन, इस तरीके से। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या आंसर करना होगा? स्लाइडन स्वान वर्चू। अगर कभी एक आंसर टिक करना हो, रोडोल्फ वर्चू। आई होप यू पीपल आर क्लियर हियर। समझ में आ गई बात सबको? बोलो बेटा, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? इतना ही पढ़ा अभी हमने। यहां से शुरू किया था, ये पढ़ा, फिर हमने ये सारी चीजें देखी, उसके बाद ये देखा और ये सब कुछ। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? चलो आगे आ जाओ। अब अपन बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ अ सेल, ठीक है ना? एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। अभी आप सेल को देखते हैं तो सबसे बाहर आपको क्या मिलेगा? अब मैंने ये सवाल पूछा, आपको जो भी आंसर आपको लगा हो आप लिख लीजिए। मैंने बताया ना, एक रफ पेपर लेके बैठो और जब भी मैं सवाल पूछूं आप उसका आंसर लिख लो, फिर उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे क्या सही क्या गलत, है ना? जब भी आप सेल को देखेंगे तो आपको सबसे बाहर क्या मिलेगा? बेटा डिपेंड करता है कि आप कौन सी सेल देख रहे हैं। यहां पर एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज किया है, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर या डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट, या जो उसको एक दूसरे से अलग करे। जैसे वो कह रहे हैं आप ओनियन को ना पील ऑफ करो या ओनियन पील ले लो। कुल मिला के अगर आप ओनियन सेल ले लें तो जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो आपको मिलेगा सेल वॉल। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा बेटा? सेल वॉल मिलेगा। भाई एनिमल सेल जो है आप सब जानते हैं प्लांट सेल है। ऑनियन क्या है? प्लांट में आता है, एनिमल में आता है? कहेंगे सर फंजाई होता है। बेटा तुम्हारे घर में फंगस लगी हुई प्याज खाई जाती है क्या? भी बीमार पड़ जाओगे, फिर दिमाग में सूजन आ जाएगी, है? तो अनियन सेल जो है वो प्लांट है, प्लांट का सेल है। और प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। ऐसे कर आप ह्यूमन चीक सेल ले लो, आइसक्रीम का जैसे स्कूप निकालते हैं तो उतना हार्डली नहीं, एक स्पून लेना, ऐसा करना आराम से, है ना? बहुत हार्ड मत करना, प्रेशर मत लगाना, नहीं तो पूरा छिल जाएगा, 4 दिन खाना नहीं खा पाओगे। हाँ, मिर्ची तो बिल्कुल नहीं खा पाओगे, लड़कियों मोमो नहीं खा पाओगी, उसकी चटनी बैंड बजाएगी तुम्हारी। एकदम आराम से, अच्छा स्पून लेना, ऐसे आ कर लेना एकदम आराम से, जितना जेंटली कर सकते हो, जितना सॉफ्टली कर सकते हो। फिर माइक्रोस्कोप में देखना, तुम्हें कुछ सेल दिखाई देंगी। अगर टाइम है, माइक्रोस्कोप है तो कर सकते हो, नहीं तो तुमसे नीट में करा के नहीं दिखाएंगे कि नहीं करके दिखाओ कहाँ है, सेल वॉल है कि सेल मेम्ब्रेन है, हैं? अगर आपके आसपास कोई स्कूल कॉलेज ऐसा अवेलेबल है जहां पर आप जा सकते हो तो आप देख सकते हो, बहुत आसान है ना? तो ओनियन सेल जो है वो तो प्लांट सेल है, सबसे बाहर सेल वॉल पाया जा रहा है। यहां से फिर ये बताने की कोशिश की गई है कि प्लांट में सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो सेल वॉल है। लेकिन अगर आप ह्यूमन चीक सेल की बात करें तो वहां पर जो आउटर मोस्ट चीज आपको मिलेगी, बताइए भाई वो क्या होगी? वहां पर जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या होगा? तो वहां पर जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर मिलता है उसे अपन लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन। अभी और भी बहुत सारी चीजें, अभी
और भी बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी है यहां पर, ये वाला पार्ट हम बाद में कवर करेंगे। अगर आप मेजरली एक सेल को देखो, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप मेजरली एक सेल को देखो तो क्या होता है। मेजरली अगर आप एक सेल को देखो तो आपको एक तो मिल जाएगा उसका ढक्कन, मतलब कि सेल इनवलप, उसकी कवरिंग, ठीक है, सेल इनवलप। दूसरा आपको मिल जाएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तीसरा आपको मिल जाएगा जहां पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जहां पर क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है, या मेजरली आप कह सकते हैं कि जीनोमिक डीएनए है, जहां पर जीनोमिक डीएनए है, जहां पर जीनोमिक डीएनए, राइट। इसी को सबसे पहले लपेट लेते हैं। वो क्षेत्र, वो एरिया, वो स्ट्रक्चर, वो जगह सेल के अंदर जहां पर जेनेटिक मटेरियल या जीनोमिक डीएनए लोकेलाइज्ड है। प्रोकैरियोट में उसको क्या कह दिया जाता है, न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट में क्या कह दिया जाता है, न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक सेल में क्या कह दिया जाता है, यूकैरियोट में क्या कह दिया जाता है बताइए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। एंड दिस साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज का क्या है, मेन एरिना है, मेन एरिया है, मुख्य जगह है। डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में। और इधर बेटा सेल इनवलप, सेल की कवरिंग। अगर आप पूरे 5 किंगडम को मिला के देखो तो क्या क्या पॉसिबल है भाई, अगर आप पूरे 5 किंगडम को मिला के देखो तो क्या क्या पॉसिबल है। तो एक तो पॉसिबल है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि आपको मोनेरंस में सबसे बाहर देखने को मिल जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। बहुत सारे प्रोटिस्ट, फंजाई और प्लांटी में जो सबसे बाहर मिलता है वो है सेल वॉल, और एनिमल सेल में जो सबसे बाहर मिलता है वो है सेल मेम्ब्रेन। हालांकि इनवलप में ये सारी चीजें आती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनवलप में ये तीनों चीजें आ रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एनिमल सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट है वो सेल वॉल है, और बैक्टीरियल सेल में जो सबसे बाहर है वो ग्लाइकोकैलिक्स। अभी जब अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे अपन, कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, कैसा होता है ना, सेल वॉल क्या कैसा, सब कुछ अभी पढ़ने वाले हैं। एंड दिस साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। अभी इसकी बात करेंगे अपन, थोड़ा सा उधर स्पेस बचा हुआ है। उससे पहले आप ये समझिए कि साइटोप्लाज्म क्या एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, जिसमें लिक्विड पार्ट भी है और सॉलिड पार्ट भी है, लिक्विड पार्ट भी है और सॉलिड पार्ट भी है। साइटोप्लाज्म में क्या है भाई, साइटोप्लाज्म में लिक्विड वाला हिस्सा भी है और सॉलिड वाला हिस्सा भी होता है। क्या होता है, लिक्विड वाला हिस्सा भी होता है और सॉलिड वाला हिस्सा भी होता है। अगर आप लिक्विड वाले हिस्से की बात करें, अगर आप लिक्विड वाले हिस्से की बात करें तो उसे कह दिया जाता है साइटोसॉल। उसे क्या कह दिया जाता है बेटे, साइटोसॉल कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है उसे, उसे कह दिया जाता है साइटोसॉल। ऑलराइट, साइटोसॉल कहते हैं उसे। और सॉलिड वाला जो पार्ट है, सॉलिड वाला पार्ट, उसमें बेटा मेनली आ जाते हैं सेल ऑर्गेनल। मेनली उसमें क्या आ जाते हैं, सेल ऑर्गेनल। और ये जो सेल ऑर्गेनल हैं, ये जो सेल ऑर्गेनल हैं, कई बार ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस, यानी कि यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती है, मेम्ब्रेन जो है अब्सेंट होती है। अगर सेल ऑर्गेनल कैसे हैं, नॉन मेम्ब्रेनस, तो वहां पर आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट है। और कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं मेम्ब्रेनस, कुछ सेल ऑर्गेनल कैसे होते हैं बेटे, मेम्ब्रेनस। और जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, मतलब क्या हुआ कि वहां पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वहां पर क्या है भाई, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल की अगर आप बात करें, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल की अगर आप बात करें तो एक तो हो जाएगा राइबोसोम,
क्या हो जाएगा भाई? राइबोसोम। राइबोसोम चाहे 70S हो चाहे 80S हो, किसी भी प्रकार का राइबोसोम हो, किसी भी टाइप का राइबोसोम हो, वो नॉन मेम्ब्रेनस है, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में जो प्रेजेंट है, एनिमल सेल में तो सभी में प्रेजेंट है आप कह देंगे, प्लांट्स में नहीं पाया जाता है वो। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ठीक है, कहां पे पाया जाता है कहां नहीं पाया जाता ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर अपन सिर्फ इतना डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो राइबोसोम है और सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल है वो होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन बाउंड वो होते नहीं है। क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, इनसाइड न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेनस, कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, और वो जो न्यूक्लियोलस है इनसाइड न्यूक्लियस है, जब अपन न्यूक्लियस की डिटेल पढ़ेंगे तो देख लेंगे। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल की जब भी आप बात करेंगे तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल में दो तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आएंगे बेटा। एक होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस, एक क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस, और दूसरे होते हैं डबल मेम्ब्रेनस। एक क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस, और दूसरे होते हैं डबल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस में क्या क्या आ जाएगा बताइए? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज, ठीक है ना? सिंगल मेम्ब्रेनस में क्या क्या आ जाएगा बताओ जरा? सिंगल मेम्ब्रेनस में आ जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या आ जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज। डबल मेम्ब्रेनस में आ जाएंगे एक तो सारे तरीके के, न्यूक्लियस तो अलग अपने को पढ़ना ही है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस है, इसके अलावा सारे तरीके के प्लास्टिड्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही साथ क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, यस दे आर डबल मेम्ब्रेनस, आइदर बीट ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और द क्लोरोप्लास्ट। नॉर्मली जब भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल की बात होती है तो अपन तुरंत बताते हैं क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ये गलत नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है ना? अदर देन न्यूक्लियस जितने भी टाइप के प्लास्टिड है, चाहे वो ल्यूकोप्लास्ट हो कलरलेस प्लास्टिड, चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो कलर्ड प्लास्टिड, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो ग्रीन प्लास्टिड, हर तरीके का जो प्लास्टिड है, हर तरीके का जो लवक है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है वो भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस, राइट? कौन कहां पाया जा रहा है, जब हम डिफरेंसेस देखेंगे प्रोकैरियोट के यूकैरियोट के तभी वो अपने को क्लियर हो जाएगा। यहां पर मुझे आपको कुछ एक बातें बतानी है। जैसे सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, दिस साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर। मैंने बताया इसमें सॉलिड भी है लिक्विड भी है, ठीक है? एंड इट इज प्रेजेंट इन all prokaryotic cell and eukaryotic cell. All prokaryotic cell and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। साथ ही साथ एनसीईआरटी ने एक और बात लिखी है कि मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हालांकि ऑल सेल होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी की भी सुन लेते हैं, ठीक है ना? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये क्या है? जहां पे मेजर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अगर होते हैं, आप कहेंगे जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन रन होती हैं,
जहां पर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चलता है, तो वो जो मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज का, वो क्या हो जाएगा भाई जी? साइटोप्लाज्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। एक और टर्म होता है प्रोटोप्लास्ट, याद रखिएगा भाई। एक और टर्म होता है क्या? प्रोटोप्लास्ट। एंड व्हाट इट इज? ये प्रोटोप्लास्ट क्या है? बताओ भाई, क्या है ये प्रोटोप्लास्ट? तो आप कहेंगे कि ये प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा सेल विदाउट सेल वॉल। यानी कि कोई एक कंप्लीट सेल थी, उससे आपने सेल वॉल को माइनस कर दिया, अब ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसे आप कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। यहां पर एक टेक्निकल चीज जो याद रखिएगा, प्रोटोप्लास्ट सही मायने में हम उन्हीं सेल के लिए टर्म यूज करेंगे जहां पर नेचुरली सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्या भाई? जहां पर नेचुरली सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। जहां पे नेचुरली सेल वॉल ही नहीं पाया जा रहा, जहां पर नेचुरली सेल वॉल ही नहीं पाया जा रहा, वहां पर आप टेक्निकली प्रोटोप्लास्ट टर्म यूज नहीं कर सकते। वहां पर आप प्रोटोप्लास्ट टर्म यूज नहीं कर सकते। एक भरी पूरी कंप्लीट सेल है, उसके पास सेल वॉल भी है। आप क्या करते हो? ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेज, आपको कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस वहां पे कराना है, आपको कोई स्टडी करनी है, आपको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराना है, तो आप क्या करते हो? सेल वॉल चूंकि एक हार्ड कवरिंग होती है, सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसे आपको हटाना होता है। उसे आपको क्या करना होता है? हटाना होता है। तो सेल विदाउट सेल वॉल, यानी कि नेचुरली सेल में सेल वॉल पाया जाएगा, किसी प्रोसेस के दौरान, किसी प्रोसेस के लिए हम सेल वॉल को हटा देंगे, तो अब जो स्ट्रक्चर बचता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाएगा। क्लियर है जी? क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। समझ पा रहे हैं आप? सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट का हिस्सा होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट का हिस्सा होता है, लेकिन सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट का हिस्सा नहीं होता है। क्लियर? क्लियर है ना? चलो अगला टर्म देखो। यहीं पर आपको एक और टर्म मिलेगा, उस टर्म का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ये क्या होता है? तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी क्या मतलब हुआ? फ्लूइड इनसाइड द सेल, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट का हिस्सा था। क्लियर है ना? चलो नोट करो इसको। तो यहां पे बेटा ना 4 टर्म हो गए। देखने में सुनने में एक जैसे लगते हैं, अपन हम लोग क्या करते हैं? उनको एक जैसा यूज भी कर लेते हैं। हम लोग उनको एक जैसा यूज भी कर लेते हैं। वो 4 टर्म कौन कौन से हैं? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल। फिर से देखो बेटा, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल। बताओ अगर साइज के हिसाब से बात करें, अगर साइज के हिसाब से बात करें, अगर साइज के हिसाब से बात करें, तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट। उससे छोटा स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। उससे छोटा स्ट्रक्चर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होगा? साइटोसॉल।
सोचो जरा ध्यान से, क्या कह दिया मैंने। अगर आप इस सीक्वेंस को याद रख ले गए, इसका मतलब है कि फिर आपको डिफरेंस भी याद है। अगर आप इसको पकड़ के ले चले, इसका मतलब है कि आपको फिर डिफरेंस भी याद है। तो प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, ये चारों अलग अलग टर्म है। एक बार फिर से देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं ये सेल का ओवरव्यू में सारी चीजें कि सेल एनवलप में क्या क्या आएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में लिक्विड सॉलिड, लिक्विड वाला पार्ट साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, फिर मेम्ब्रेनस में सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, और जो जेनेटिक मटेरियल है जीनोमिक डीएनए वो। क्लियर है यहां तक सबको? आगे बढ़ा जाए, चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेल शेप और सेल साइज के बारे में, यहीं पर, ठीक है ना, यहीं पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेल शेप और सेल साइज के बारे में। सेल शेप और फिर उधर पढ़ लेंगे सेल साइज। सेल का जो शेप है, ठीक है ना, सेल का क्या शेप है, आप देखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं या जो उनके शेप अलग अलग होते हैं, आप कहेंगे डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे परफॉर्म, डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे परफॉर्म, फंक्शन दे परफॉर्म। सेल जो है ना भाई, सेल, सेल के शेप में वेरिएशन है या जो अलग अलग शेप के सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो फंक्शन क्या कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूं बच्चों को, आपके पास दो चीजें हैं, एक क्या है, रुमाल है, रुमाल, और एक ब्लैंकेट है, रजाई मान लीजिए, ठीक है। आपको चाय छाननी है, आपने चाय बनाई, वो चाय जिस फिल्टर से फिल्टर की जाती है, वो जो छन्ना होता है चाय का, वो आपके पास है नहीं, छन्ना ऑप्शन में नहीं है मित्रों, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक तो वो रुमाल और दूसरा वो ब्लैंकेट या रजाई। आपको चाय छाननी है, आप किसका प्रयोग करेंगे, क्या यूज करेंगे आप चाय छानने के लिए, बताइए। वो रुमाल, छन्ना है ही नहीं ऑप्शन में, वो रुमाल या फिर वो ब्लैंकेट या रजाई, बताइए। बहुत ऑब्वियस है आपका आंसर कि सर चाय छानने के लिए रुमाल यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अच्छा, पानी फैल गया है, उस पानी को सुखाना है, सोखना है, उस पानी को सोख कराना है, तो अब आप किसका यूज करोगे, उस रुमाल का या उस रजाई ब्लैंकेट का? तो अब आपका आंसर होगा कि ब्लैंकेट का। अब हम उस ब्लैंकेट को यूज करने वाले हैं, ब्लैंकेट एब्जॉर्प्शन, सोखने के लिए, रुमाल इससे भी पतला, सिक्रीट कराने के लिए। बोलो भाई, समझ पा रहे हो ना? तो जैसा काम, कहते ना जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जैसा काम वैसा शेप। सेल कैसा भी हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ कि सेल कैसा कैसा हो सकता है, ये मत रटना। अरे इलोंगेटेड हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, वो रटते मत बैठना। बस जिनका जिनका शेप दिया गया है वो याद कर लेना। जैसे एक तो वो क्या पढ़ाते हैं आपको, आरबीसी पढ़ाते हैं भाई जी, आरबीसी, आरबीसी। आरबीसी जो होता है राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप का होता है। आरबीसी के बारे में आपको जो जो पता है सारी बातें आप तुरंत रिकॉल कर लीजिए। आरबीसी के बारे में आपको जो जो पता है आप सारी बातें रिकॉल कर लीजिए। दो बातें तो इसी स्लाइड में आने वाली हैं। तो बेटा आरबीसी एक तो कैसा है, राउंड एंड बाइकॉनकेव है, बाइकॉनकेव। फिर वो आपको पढ़ाते हैं डब्ल्यूबीसी, ये अमीबॉइड है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, अमीबॉइड है।
फिर वो आप उसको कह रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियम। सेल्स ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। भाई जी ये कैसा है? लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो। और इसी को जब आप एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो लिखा हुआ आ जाएगा टॉल एंड स्लेंडर, एक ही बात है। लॉन्ग एंड नैरो कहिए या टॉल एंड स्लेंडर कहिए, पतला और सकरा, मतलब लंबा सकरा, लंबा पतला सा जो है, ये ऐसे होते हैं। तो चाहे आप इसे लॉन्ग एंड नैरो कह लीजिए, चाहे टॉल एंड स्लेंडर कह लीजिए। फिर वो आपसे बात कर रहे हैं नर्व सेल की। नर्व सेल, नर्व सेल कैसा हो जाएगा? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। फिर वो आपसे बात कर रहे हैं ट्रैकीड की। ट्रैकीड वही जो वाटर कंडक्शन में हेल्पफुल होता है। तो ट्रैकीड कैसा है? इलोंगेटेड। ट्रैकीड कैसा है? इलोंगेटेड। फिर उसके बाद वो आपसे बात कर रहे हैं मीजोफिल की। जो मीजोफिल सेल होते हैं, लीफ में जो मीजोफिल सेल पाया जा रहा है वो कैसा है? राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल। दो चीजें मैं आपको यहीं पर और एड ऑन करके पढ़ाना चाहता हूं। एक तो पोलन ग्रेन, एक तो बेटा पोलन ग्रेन अक्सर करके पूछता है कि पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, बताइए भाई। तो आप कहेंगे पोलन ग्रेन जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल। और दूसरा गार्ड सेल। स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होते हैं मोनोकॉट्स में कैसे होते हैं? वो डंबल शेप, बताइए। और डाइकॉट्स में कैसे होते हैं वो? तो आप कहेंगे बीन या किडनी शेप, हाफ मून शेप या क्रिसेंट शेप। तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं जिनके बारे में अपने से पूछ लिया जाता है नीट के दौरान या टेस्ट के दौरान या डीपीपी में, किसी मॉड्यूल में, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो पॉसिबल चीजें जो पूछी जा सकती हैं वो मैंने यहां पे लिख दी हैं, ठीक है ना। चलिए यहीं पर अपन बात कर लेते हैं सेल साइज की, क्योंकि जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स को देखोगे ना तो उनके साइज में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है भाई, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। वायरस का भी साइज एनसीईआरटी ने आपको पढ़ाया है। वायरस से शुरू करते हैं और कभी भी ऐसी चीजें आए तो एक सीक्वेंस में लिख लिया करो भाई। सीक्वेंस में लिखने का क्या फायदा होता है? एक तो याद करने में आसानी होती है, दूसरा अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया तो वो अपन बहुत आराम से सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले वो आपसे बात कर रहे हैं वायरस की। वायरस, वायरस जो है 0.022 0.2 माइक्रोन। फिर वो आपसे बात कर रहे हैं पीपीएलओ की। व्हाट इज दिस पीपीएलओ? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया कॉज करता है। यहां से याद रखिएगा, अगर सोचिए आपसे सिर्फ पूछा जाए एक बहुत अच्छा सवाल, मैं भी इसके बाद करा दूंगा आपको, ठीक है, तब तक सुन लीजिए। हम लोग कहेंगे कि ये हो जाएगा 0.1 माइक्रोन। फिर बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोन। देखो आजकल वो मीम्स आते हैं ना, लफड़ा लोडेड, पहला लफड़ा लोडेड, अभी सॉल्व करूंगा मिस्ट्री ये में। दूसरा, फिर वो आपसे कहते हैं टिपिकल बैक्टीरिया। टिपिकल बैक्टीरिया है ना, टिपिकल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जनरली, नॉर्मली, मोस्टली, यूजुअली, प्रायः, सामान्यतया, मोस्ट ऑफ द। तो ये कितने हो जाएंगे बताइए? 1 to 2 माइक्रोन, 1 to 2 माइक्रोन। और फिर लैंग्वेज के दौरान एनसीईआरटी ने लिखा है कि बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोन। अगेन वन मोर लफड़ा लोडेड। ये अभी दोनों मैं लिख लूं पहले एक बार, फिर दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद वो आपको आरबीसी का डायमीटर पढ़ा रहे हैं। आरबीसी का जो है, जो डायमीटर है उसके बारे में आपको पढ़ा रहे हैं वो।
और आरबीसी का डायमीटर जो है वो है 7.0 माइक्रोन, 7.0। यहां पर जो एक पॉसिबल आता है वो 7.0 की जगह 0.7 लिख देते हैं, गलत है वो, है ना। मतलब सवाल में आपसे गलती कराई जाती है, 7.0 की जगह लिख देंगे कि आरबीसी का डायमीटर 0.7 माइक्रोमीटर का होता है, आप जल्दी जल्दी में उसको सही मान लेते हो, नहीं 7.0। अवेयर रहिएगा, आपको मिलेगा जरूर ये कहीं ना कहीं सवाल। और फिर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। और ये जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हैं, ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के क्या होते हैं, ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के 10 गुना होते हैं भाई। टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि टिपिकल बैक्टीरिया, और जो टिपिकल बैक्टीरिया का साइज है वो कितना है 1 to 2 माइक्रोन, 1 से 2 माइक्रोन, 10 से मल्टीप्लाई करो 10 से 20 माइक्रोन। ठीक है, ये चीज लफड़े वाली क्यों साबित हो जाती है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और ये सवाल भी अब बायोलॉजी का नहीं बचा, जनरल साइंस का हो गया है। आप लोग तो करते ही इसे, बाकी बच्चे जो एसएससी बैंक रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, यूपी पुलिस एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं, दिल्ली पुलिस की, उनसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। आप कभी तिहाड़ जाएंगे विजिट करने के लिए, भगवान न करे आपकी ऐसी हरकतें हो कि आपको तिहाड़ जाना पड़े, लेकिन तिहाड़ लोग अलग अलग कारणों से जाते हैं। कुछ लोग किसी आपराधिक गतिविधि के कारण जाते हैं, कुछ लोग करप्शन की वजह से जाते हैं, कोई नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, किसी जिले के सीएमओ हैं, डॉक्टर जो होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर ही बनता है बड़े होके, स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है। आप देखिए आपको क्या करना है। मैं खाली हिंट दे रहा था कि आप तिहाड़ कैसे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, घूमने भी जा सकते हैं मान लीजिए, तो वहां जिसकी नई नई पोस्टिंग लगी उससे पूछना क्यों भैया ये बताओ स्मॉलेस्ट लिविंग सेल किसको कहेंगे, तो वो कहेगा माइकोप्लाज्मा। क्या कहेगा, माइकोप्लाज्मा। और देखो यहीं पे समस्या हो गई, यहीं पे समस्या हो गई। तो चार लोग कहेंगे सर वायरस का साइज माइकोप्लाज्मा से छोटा है, लेकिन सर हम समझते हैं कि वायरस ना तो कंप्लीटली लिविंग है ना नॉन लिविंग है। सर ये हमें मालूम है सर, फुल कॉन्फिडेंस में आएंगे भाई। ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे बिना इस जो मैं 5 मिनट करने वाला हूं, अगर बिना इतना किए क्लास के बाहर चले जाओ पढ़ा के लेक्चर, फिर आती है जनता, सर वो एनसीईआरटी में लिखा है सर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा होगा सर। मैं कहा हाँ जी होगा बेटा। सर लेकिन आप बताओ माइकोप्लाज्मा होता है 0.3 माइक्रोन। मैंने कहा हाँ जी बेटा होता है। सर लेकिन वायरस 0.2 माइक्रोन तक का होता है। मैंने कहा हाँ जी बेटा। बोले सर हमको समझ में आता है कि वायरस ना तो कंप्लीटली लिविंग है ना नॉन लिविंग है, तो सर वायरस को तो हटा दिया। सर पीपीएलओ भी तो क्या है 0.1 माइक्रोन का है, इसको क्यों नहीं कर रहे आप स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा है दरअसल वही पीपीएलओ है। बात को समझिए, एक ग्रुप होता है मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ, आसान भाषा में रफ लैंग्वेज में कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, उन्हीं में से एक पीपीएलओ भी होता है। क्या होता है, पीपीएलओ भी होता है। एक रफ लैंग्वेज में बता रहा हूं, बहुत रफ लैंग्वेज में कि आपके दिमाग में बैठ जाए। माइकोप्लाज्मा एक जीनस है, पीपीएलओ एक स्पीसीज है, ऐसे समझ लो रटने के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, उससे भी ज्यादा जरूरी बात, जब भी कभी ऐसा लिख के आए कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, उसमें पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा दोनों ऑप्शन में हो तो पीपीएलओ करना। फिर कहोगे सर यार क्या कंफ्यूज कर रहे हो सर आप, ये फिर ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। बेटा जब जब ये सवाल पूछा जाता है पीपीएलओ ऑप्शन में ही नहीं होता। ये कोई अपने जैसा मतलब अगर कोई सवाल बन जाए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल और उसमें पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा दोनों ऑप्शन में, समझ जाना कोचिंग के मास्टर ने बनाया है। 100% समझ जाना कि किसी कोचिंग के मास्टर ने बनाया है, मैं बता रहा हूं आपसे। क्योंकि जब जब कभी भी आप देखिएगा, आप गूगल करके डालिएगा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जब भी सवाल पूछा गया होगा या तो पीपीएलओ ऑप्शन में ही नहीं होगा, और अगर पीपीएलओ तो फिर माइकोप्लाज्मा, दोनों तो साथ में होते ही नहीं है। तो इसीलिए जब भी ये सवाल पूछा जाता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, माइकोप्लाज्मा ऑप्शन आएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, यूकैरियोटिक सेल आ जाएगा, इस तरीके से आता है। ठीक है ना, तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो ये पहला लफड़ा आपका सॉल्व हो गया। दूसरा सुनो,
सर आपने लिखा है बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोन, बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोन। सही मायने में तो अगर आप देखें तो बैक्टीरिया हो सकता है 1 to 5 माइक्रोन। और क्या, नॉर्मली जो बैक्टीरिया है यूजुअली, या जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है, जो मोनेरंस रिप्रेजेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म है, टिपिकल बैक्टीरिया छोटे छोटे से होते हैं, 1 से 2 माइक्रोन के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका साइज 3 से 5 माइक्रोन तक हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी ने ये दोनों चीजें अलग अलग जगह से उठाई हैं। एनसीईआरटी में ऐसी गलती क्यों, मैं वो भी बता दूं। इसमें कोई मतलब ऐसा फील नहीं लेना कि ओ हो, एनसीईआरटी ने क्या ही शानदार बात लिखी है कि टिपिकल बैक्टीरिया तो 1 to 2 माइक्रोन का होता है, लेकिन बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोन तक हो सकता है। एक बात लिखी गई है जब एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया है, आप देखेंगे मेरे ख्याल से वो होगा पेज नंबर 128, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है। तो पेज नंबर जो 128 है वहां पर जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोन, जहां पर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का भी होगा, जहां पर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिखा है, जहां पर पीपीएलओ लिखा है। तो वो डायग्राम उन्होंने कहीं और से चेपा है, और जो उन्होंने लिखा है या तो 129 होगा, यही कहीं 128 129 के आसपास, और 128 या 126 में जो लिखा है, जहां पे वो 6 डायग्राम बने हैं आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, उसके नीचे वाली लाइन में कि साइज ऑफ बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोन, वो किसी दूसरी किताब से चुराया है। एनसीईआरटी इज द बुक मेड अप ऑफ चोरियोग्राफी, मतलब चोरियोग्राफी नहीं कह सकते, लेकिन है वही कुल मिला के। आधा यहां से उठाया, आधा वहां से उठाया, कोई ब्लेम नहीं है, ऐसा ही होता है जब भी कोई कंटेंट नया बनाया जाता है, ऐसे ही उठाया जाता है। तो डायग्राम के टाइम पे उन्होंने किसी दूसरी बुक से डायग्राम उठाया, वहां पे लिखा है 1 to 2 माइक्रोन, ठीक है ना। और कहीं से लैंग्वेज उठाई तो वहां पे क्या लिखा है, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोन। और मैं आपको यह भी बता दूं, अगर नीट जैसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि टिपिकल बैक्टीरिया का साइज क्या है, तो यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं, ये शर्म की बात है, यह राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा है कि जिन बच्चों को हम डॉक्टर बनाने वाले हैं उनसे यह पूछ रहे हैं कि बैक्टीरिया का साइज क्या है, और वो भी तब जब सरकारी किताब में एक जगह लिखा हुआ 1 to 2, एक जगह लिखा है 3 to 5। अरे इतने सारे सवाल है, लेकिन फिर भी अपने को क्या है, अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए अपने लिए बोनस है यार। जरूरी थोड़ी हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, कभी कभी हमें दूसरे की गलतियों से भी आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर ऐसे आसान आसान से सवाल पूछ लिए जाएं तो अपने लिए तो बढ़िया ही बात है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल की। लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल, आइसोलेटेड मतलब जो सिंगल सेल है, अलग की हुई, तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। और अगर आप बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल की, लंबी सेल, तो वो हो जाएगा नर्व सेल। क्या हो जाएगा भाई, नर्व सेल हो जाएगा, नर्व सेल, राइट। चलिए एक बहुत अच्छा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये एक बार देख लीजिए फटाफट से, पहले सेल शेप और सेल साइज देख लीजिए। चलिए एक सवाल है बेटा आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, which one of the following organism is the causative agent of pneumonia? निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? पहला ऑप्शन स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी। दूसरा ऑप्शन डिप्लोकॉकस न्यूमोनी। भाई ये दोनों ऑप्शन आपने सुन रखे हैं। तीसरा ऑप्शन पीपीएलओ, और चौथा ऑप्शन ऑल।
अगर मैं यहां पर डिप्लोकोकस निमोनिया नहीं लिखता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। आज के बाद याद रखिएगा कि ये जो पीपीएलओ है ये भी निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये पीपीएलओ भी निमोनिया कॉज करता है, याद रखिएगा। तभी तो कहा जाता है प्लूरोनिमोनियल लाइक फ्लूइड। कैटल के लंग्स से, जब जिनको ऐसे कैटल्स जिनको क्या हुआ, निमोनिया हुआ, उनके लंग्स से जो फ्लूइड निकाला गया उसमें पीपीएलओ रिपोर्ट किया गया था, तभी उसको नाम दिया गया प्लूरोनिमोनिया लाइक फ्लूइड। प्लूरोनिमोनिया लाइक फ्लूइड, ठीक है ना। तो पीपीएलओ भी निमोनिया कॉज करता है। इस सवाल का सिर्फ ये उद्देश्य था कि जब भी कभी निमोनिया की बात हो तो पीपीएलओ भी आपके दिमाग में जरूर आए, राइट। बेटा आज पहला लेक्चर है तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आज इतना ही रखते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, आज मैं आपको होमवर्क भी नहीं दे रहा, ठीक है। आज जो है मैं आपको होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं। पहला लेक्चर है, इसको एंजॉय करिए, आपके जो सजेशन है मुझे जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा लेक्चर की ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा सवाल भी करेंगे कुछ, और डीपीपी अगर आपको मिल जाती है आज तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से डीपीपी वगैरह भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।